हेलो डियर फ्रेंड, आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। ठीक है, ये आरसीसी का यूनिट 2 पढ़ने वाले हम लोग। पहली यूनिट को हमने समाप्त कर दिया है। यूनिट 2 में आपके पास सिलेबस के आधार पर क्या है, चैप्टर का नाम शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको शियर डिजाइन करना है बीम के लिए। ठीक है, जो भी पुरानी चीजें पढ़े हैं उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई नया चीज नहीं है। जैसे कि कोई एक बीम है, ध्यान से समझो चीजों को। एक ये बीम है, इसके ऊपर लोड आ रहा है W, तो इस बीम में लोड की वजह से कुछ शियर जनरेट होता था। अगर हम इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाए कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम हो गया, एक प्लस कह देते थे, एक माइनस कहते थे सोम में। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। तो एक लोडेड बीम में लोड के कारण क्या जनरेट होता है, वर्टिकल शियर जनरेट होता है। ठीक है, वर्टिकल शियर के साथ साथ हॉरिजॉन्टल शियर भी जनरेट हो जाता है। अब इन दोनों को मिला के डायगोनल टेंशन जनरेट होता है, और डायगोनल टेंशन मिला के डायगोनल कंप्रेशन जनरेट होता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट है। अब डायगोनल टेंशन, डायगोनल कंप्रेशन जनरेट होने के बाद फ्लेक्सुरल जनरेट हो जाता है। तो ये सब क्या है, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। लेकिन देखो, आप समझो कि एक दूसरे से कोरिलेट है, सब एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है। जैसा कि आपने सोम में पढ़ा था, आरसीसी दो चीज से मिलकर के बनी है। किससे किससे, एक तो पीसीसी से मिलकर बनी है, प्लस किससे, स्टील से मिलकर के बनी है। तो पीसीसी और स्टील से मिलकर के बनी। तो पीसीसी जो है, जैसे मान लीजिए कोई बीम है, इसमें कंक्रीट कर दूं, इसमें पूरी तरह से क्या कर दूं, कंक्रीट कर दूं, तो ये क्या है, पीसीसी है। तो पीसीसी का जो शियर स्ट्रेस डायग्राम बनता है कुछ इस तरह से बनता है, आपने सो में पढ़ा होगा, इस तरह से बनता है। जो इसका न्यूट्रल एक्सिस होगा, न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम क्या जनरेट होता है, शियर जनरेट होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट होता है कहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस पर। इसी को बोला जाता है टाउ मैक्स, बोला जाता है कि नहीं। अब ये है पैराबोलिक, तो टाउ मैक्स कैसे निकालते हैं, ये एवरेज निकलता है, टाउ एवरेज मतलब एवरेज का 1.5 गुना मैक्सिमम होता है। तो ये सब सारी चीजें आपने पढ़ा था, किसमें, सो में पढ़ा था। लेकिन हमें पीसीसी का एनालिसिस नहीं करना है, हमें एनालिसिस किसका करना है, आरसीसी का करना है। तो हम आरसीसी का एनालिसिस करते हैं। तो देखो यहां से ध्यान से समझो, पहली हेडिंग है अपने पास, बिहेवियर ऑफ आरसी बीम। बिहेवियर ऑफ आरसी बीम। आरसी बीम का क्या मतलब है, आरसी बीम का मतलब है रेनफोर्स कंक्रीट बीम। ठीक है, हम आरसीसी का एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। तो बिहेवियर ऑफ आरसी बीम का जब स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एज पर इलास्टिक थ्योरी, मतलब कहने का इसका शियर स्ट्रेस जब हम बनाते हैं वो किसके आधार पर बनाते हैं, देखो यहाँ पे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एज पर IS 456/2000, एज पर IS 456/2000, एज पर इलास्टिक थ्योरी, इलास्टिक थ्योरी। तो ध्यान से ये इलास्टिक थ्योरी लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम किसके आधार पर बनाएंगे, इलास्टिक थ्योरी के आधार पर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, शियर स्ट्रेस बनाएंगे, किसका, आरसी बीम का बनाएंगे। तो अपने पास ये आरसी बीम है, ध्यान से समझो, ये है अपने पास आरसी बीम। आरसी बीम में आपने कहा था कि ये है न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, बीम की ये है चौड़ाई, बीम के नीचे यहाँ पे रेनफोर्समेंट पड़ा हुआ है। चलो ठीक है, हमने बात मान लिया, रेनफोर्समेंट पड़ा हुआ है। इसकी डेप्थ को बोला जाता है D-X। क्यों, क्योंकि टॉप वाली डेप्थ क्या है, x है, यहाँ से टोटल है स्मॉल d। ठीक है, इतनी बातें आपने पीछे पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शन है किसका, बीम का। ठीक है, अब हम बनाएंगे यहाँ पे शियर स्ट्रेस। तो ध्यान से समझना, इसका जो शियर स्ट्रेस डायग्राम बनता है, न्यूट्रल एक्सिस जो है, न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक तो पैराबोलिक बनता है, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस के जस्ट नीचे इसका डायग्राम कैसा हो जाता है, रेक्टेंगुलर हो जाता है। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्रॉस सेक्शन था बीम का। यहाँ पे हमने बना दिया स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस डायग्राम है। ये क्या है, शियर स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये है पैराबोलिक पोर्शन, लेकिन ये है रेक्टेंगुलर पोर्शन। कौन सा, रेक्टेंगुलर पोर्शन। ठीक है, हमें पता है कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे रेक्टेंगुलर पोर्शन, ये पोर्शन हो जा रहा है, इसके ऊपर पैराबोलिक पोर्शन हो जा रहा है। स्ट्रेस डायग्राम को देखते हुए इस वाले डिस्टेंस को बोला जाता है टाउ वी। ये टाउ वी क्या है, टाउ वी को बोला जाता है नॉमिनल शियर स्ट्रेस। क्या बोला जाता है, नॉमिनल
शियर स्ट्रेस। ध्यान से समझना, यहीं से फार्मूला डेवलप होने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, ये फिगर दिमाग में आपके छप गया होगा। हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हम जानते हैं कि वी को डिनोट करते हैं शियर फोर्स से। किससे? शियर फोर्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। टाउ यू या वी अभी हमने कहा क्या है? नॉमिनल शियर स्ट्रेस है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस है, ठीक है। अपने पास डायग्राम कुछ इस तरह से था, ये न्यूट्रल एक्सिस था, इसको आपने कहा था ये टाउ वी है, और ये है अपने पास न्यूट्रल एक्सिस, ये है पैराबोलिक, ये है रेक्टेंगुलर। इतनी बात समझ में आ गई। और इसी के समकक्ष एक बीम बना था जिसका बेर्थ था बी, ये न्यूट्रल एक्सिस था, यहाँ पे रेनफोर्समेंट पड़ा हुआ है, इसकी डिस्टेंस को x, इसकी डिस्टेंस को d माइनस एक्स बोला। तो देखो निकालते कैसे हैं। b बराबर क्या होता है? शियर स्ट्रेस एरिया इंटू बेर्थ ऑफ द बीम, शियर स्ट्रेस एरिया इंटू बेर्थ ऑफ द बीम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। हम शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं v, ठीक। हमने क्या लिखा? शियर स्ट्रेस एरिया, वी नो दैट, यहाँ पे शियर स्ट्रेस इंटू एरिया, शियर स्ट्रेस एरिया इंटू बेर्थ ऑफ द बीम। शियर स्ट्रेस एरिया कैसे निकालेंगे? इस दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया को और स्ट्रेस डायग्राम के एरिया को देख करके, यहाँ पे इसकी चौड़ाई क्या है? टाउ बी, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई कर, इसका एरिया आपको निकालना है। अगर ये टोटल रेक्टेंगुलर होता तो लेंथ इंटू ये कर देते, निकल जाता आसानी से, लेकिन यहाँ पे टोटल रेक्टेंगल तो है नहीं, तो पहले न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला एरिया निकाल लेते हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला जब एरिया निकालेंगे, ये बचे हुए पोर्शन का, ये रिमेनिंग पोर्शन का हमको क्या चाहिए? एरिया चाहिए। तो 2/3 भाग है किसका? यक्स का, क्योंकि ये दूरी कितनी है? यक्स है, तो 2/3 भाग ऑफ यक्स, ठीक है, और इंटू टाउ वी, यानी कि ये चौड़ाई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका एरिया पता चल गया, ये जो पैराबोलिक पोर्शन है। अब हमें इस वाले का एरिया निकालना है, तो इस वाले का एरिया इसी में ऐड कर दो, तो इस वाले का एरिया क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस टाउ यू, और ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितना है? d माइनस एक्स है, ये हो जाएगा d माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? बेर्थ ऑफ द बीम से मल्टीप्लाई कर देना है, बेर्थ ऑफ द बीम से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, ये हो जाएगा b, बेर्थ ऑफ द बीम से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे निकल जाएगा अपने पास क्या? यहाँ पे निकल जाएगा v की वैल्यू, यानी कि हमें निकल जाएगा शियर फोर्स की वैल्यू इस रेक्टेंगुलर से, इस मतलब कि इस बीम में कितना आ रहा है। ये फिगर है अपने पास, इसी फिगर से हमने ये वैल्यू निकाला। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखो टाउ वी दोनों में क्या है? कॉमन है, तो ये दोनों में कॉमन अगर ले लेते हैं, टाउ वी को u है, u v में कंफ्यूजन नहीं होना। देखो WSM में टाउ वी से डिनोट करते हैं, और यही चीज़ अगर LSM में पढ़ा जाता है, LSM में, तो यहाँ पे टाउ u से डिनोट किया जाता है, बस इतना डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो टाउ u, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं LSM, तो टाउ u इंटू बी हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? d माइनस एक्स बाई 3 बचा अपने पास अंदर, ठीक है। टाउ वी दोनों में से कॉमन ले लिया, d माइनस एक्स ये हो गया, और 2/3 इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो d माइनस एक्स बाई 3 बचेगा, ठीक है। इतना पोर्शन ये यहाँ से हमने सिंप्लीफाई करके निकाल लिया। और ना समझ में आ रहा तो इसको सिंप्लीफाई करो, मैथमेटिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो टाउ यू इंटू बी, और ये क्या है अपने पास? जेड है, लीवर आर, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास यहाँ पे v बराबर। अब हमें चाहिए टाउ यू की वैल्यू, तो टाउ यू बराबर क्या हो जाएगा? v डिवाइड बाई बी इंटू जेड, ठीक है। तो z बराबर, यहाँ पे ध्यान देना, v अपान बी, z बराबर जे, आपने क्या पढ़ा था? z बराबर पीछे JC इंटू डी पढ़ा था, याद करो, JC इंटू डी को z के नाम से मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया था। तो b बराबर क्या लिख सकते हैं? JC इंटू डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहाँ पे JC की वैल्यू इतनी ज़्यादा कम होती है, इसलिए IS कोड ने इसको क्या कर दिया? निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो v अपान बी इंटू डी केवल बचा, ये क्या है? टाउ यू का फार्मूला हमेशा याद रखना, टाउ यू बराबर v अपान बी इंटू डी। बी इंटू डी क्या है? बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया है, v क्या है? शियर फोर्स है, किसी भी बीम का ये शियर फोर्स है। जैसे ये सिंपली सपोर्टेड अगर बीम है, ये लोड W आ रहा है, ये लेंथ L है, तो इसका शियर फोर्स अलग होगा, ठीक है। अब सोम में आपने सब शियर फोर्स कैलकुलेशन, अब ये कोई यूडीएल बीम है, ये सपोर्ट है यहाँ पे, तो इसका शियर फोर्स अलग होगा। तो हर एक कंडीशन के आधार पर बी की वैल्यू निकाल ली जाती है। अगर नहीं दिया क्वेश्चन में तब दे दिया है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट रख दो। अब बी डी क्या है? बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो यहाँ से टाउ यू निकल जाएगी। इसकी यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन पर mm स्क्वायर। आसानी से समझ में आ गया होगा।
उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया ये फार्मूला आया कहाँ से, यहीं से आया था फार्मूला। ठीक है, अब देखो एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। अब दूसरी कंडीशन है हमारे पास टाइप ऑफ क्रैक। टाइप ऑफ क्रैक देखो कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो क्रैक होता है वो फ्लैक्चर होता है, फ्लैक्चरर क्रैक। तो फ्लैक्चरर जो क्रैक होता है किसी भी बीम में, वो डेवलप कैसे होता है, ध्यान से समझना। वो डेवलप होता है यहाँ पे फ्लैक्चरर क्रैक हाई, यहाँ पे आपका हाई फ्लैक्चरर क्रैक तब आएगा बीम में जब आपका बेंडिंग मोमेंट हाई हो और शियर फोर्स की वैल्यू क्या हो, लो हो। तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, फ्लैक्चरर क्रैक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा ध्यान से समझ लेना इसको, बड़े शॉर्ट टर्म में मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी आपका किसी बेंडिंग मोमेंट में किसी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हाई होगी तो वहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या है, हाई है, और शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, लो है। पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, फ्लैक्चरर क्रैक कहते हैं। दूसरा है पॉइंट वेब शियर क्या होता है। वेब शियर या फिर इसी को कहीं कहीं डायगोनल शियर बोल दिया जाता है, डायगोनल टेंशन। ठीक है, ये कब डेवलप्ड हुआ है, ध्यान से समझना। लो बेंडिंग मोमेंट, जहां पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो, लो हो, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हाई हो क्या, शियर फोर्स। जब इसका अपोजिट को, मतलब पहले वाले के जस्ट अपोजिट, तो इस कंडीशन में क्या डेवलप होता है अपने पास, वेब शियर डायगोनल टेंशन डेवलप होता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। ये है टाइप ऑफ क्रैक। आपके पास इतने प्रकार के क्रैक होते हैं जिन्हीं को फिल किया जाता है, जिनको अब देखो किस तरह से फिल किया जाता है वो बताता हूं। तो जो शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, शियर रेनफोर्समेंट, तो शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कैसे किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर बीम में, तो शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। पहला तो आप वर्टिकल स्टिरअप के रूप में डाल दो, वर्टिकल स्टिरअप्स के रूप में डाल दो। अब ये वर्टिकल स्टिरअप्स कैसे, जैसे कोई एक ये बीम है, ठीक है, ये एक बीम है अपने पास। ठीक, देखो कैसे रेनफोर्समेंट डाला जाता है। ये हो गई नीचे मेन बार, ये कौन सी हो गई, मेन बार, मेन बार हो गई। यहाँ पे जो वर्टिकल ऐसे लाइन है, इस तरह से जो लाइन आपको दिखाई पड़ती है, इसी को बोला जाता है वर्टिकल स्टिरअप्स बोला जाता है। बीम की टॉप से ये वाली डिस्टेंस हो गई इफेक्टिव डेप्थ, बीम की टॉप से ये डिस्टेंस हो गई टोटल डेप्थ। ठीक है, यहाँ पे जो ये रेनफोर्समेंट पड़ा हुआ है वर्टिकल, इसी को बोला जाता है वर्टिकल स्टिरअप्स। और इनके बीच में जो स्पेसिंग है इसको यस से डिनोट करते हैं। हर एक वर्टिकल स्टिरअप्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उससे किससे डिनोट करते हैं, यस से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल यस से। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक इस तरह से क्रैक है, इस तरह से कोई एक क्रैक हो गया, तो इस पूरे क्रैक्स को फिल करने के लिए जो टोटल डिस्टेंस लगती है उसे बोला जाता है जेड लीवर आर्म। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, इसे समझना। तो हमने क्या कहा कि आपको रेनफोर्समेंट डालना है, शियर रेनफोर्समेंट, तो किस प्रकार से प्रोवाइड कर सकते हो, पहला वर्टिकल स्ट्रिप्स के रूप में प्रोवाइड कर दो, वर्टिकल रेनफोर्समेंट। अब इसको यहाँ से बीम को अगर कट कर दे, हम बीम के यहाँ से कट कर दे, तो ये आपको बीम कैसे दिखाई पड़ेगी पता है, ये आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगी जिसको बनाया जाता है। ये हो गया आपका मेन रेनफोर्समेंट। इनको सपोर्ट प्रदान करने के लिए ऊपर रेनफोर्समेंट डाला जाता है। ठीक है, इनको मैं बाद में बताऊंगा। इनको बोला जाता है एंकर्ड बार, एंकर्ड बार बोला जाता है। अब यहाँ पे स्टिरअप्स जो प्रोवाइड करते हैं इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ये इस तरह से, ये है एग्जैक्ट नियम स्टिरअप्स प्रोवाइड करने। इसे क्या बोला जाता है, स्टिरअप्स बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, स्टिरअप्स बोला जाता है। ठीक है, जनरली जो स्टिरअप्स प्रोवाइड करते हैं वर्टिकल स्टिरअप्स, वो 8 mm से लेकर के 12 mm की छड़ का डायमीटर होता है। रेनफोर्समेंट का डायमीटर जनरली क्या होता है, 8 mm से लेकर के 12 mm का होता है। वो चाहे एंकर्ड बार हो चाहे स्टिरअप्स हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको कट करके बनाया है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है ये बीम का ही है, कोई अलग से नहीं आया। तो आपने पहले प्रोवाइड कर दिया वर्टिकल स्टिरअप्स। ठीक, अब हम प्रोवाइड करेंगे इंक्लाइंड स्टिरअप्स, इंक्लाइंड बार, या इसी को कहीं कहीं बोल दिया जाता है बेंट अप बार, बेंट अप बार बोल दिया जाता है। ठीक है, ये चीज। तो ये कैसे होता है, देखो कोई एक ये बीम है, आपने जैसा नाम से ही परिचित है इंक्लाइंड बार, तो ये रेनफोर्समेंट कुछ ऐसे जाएगा और इस तरह से इंक्लाइन कर दिया जाता है। ये और कितने डिग्री पे इंक्लाइन किया जाता है, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे इंक्लाइन किया जाता है। ये देखो, तो इस तरह से। अच्छा, ये क्रैक को, ये जो क्रैक होते हैं ना, इस तरह से ये जो क्रैक होते हैं, क्रैक जस्ट 90 डिग्री अपोजिट साइड में प्रोवाइड कर देते हैं, ये क्रैक फिल हो जाता है। जैसे कोई सपोर्ट है यहाँ पे, तो सपोर्ट से स्पान बाई
0.7 की डिस्टेंस पर इसको मोड़ दिया जाता है। ध्यान रखना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो इस तरह से जो रेनफोर्समेंट डाला जाता है उसे क्या बोला जाता है, इंक्लाइंड बार या बेंट अप बार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। ये हो गया। अब दोनों का कॉम्बिनेशन अगर प्रोवाइड कर दो, तीसरा हो जाएगा अपने पास वर्टिकल स्टिरप्स प्लस बेंट अप बार। जब दोनों को डाल दोगे तो तीसरा हो जाएगा। मतलब दोनों का करने का मतलब है कि किसी बीम में वर्टिकल स्ट्रिप्स भी है और बेंट अप बार है। ठीक है, तो ध्यान रखना वर्टिकल स्ट्रिप्स जो लिया जाता है वो हमने क्या बताया था अभी पीछे, 8 mm नहीं होता, 6 mm होता है। यहाँ पे करेक्शन कर लेना थोड़ा सा, ये 6 होता है, 6 से लेकर के 12 mm के बीच में रखा जाता है। ठीक, डायमीटर है इसका। अच्छा, यहीं पे मैं एक चीज और बता देता हूँ, IS 456/2000 क्या कहता है कि जो वर्टिकल स्टिरप्स होगा, वर्टिकल जो स्ट्रप्स होगा उसका डायमीटर क्या रखा जाएगा, 6 से 12 mm 5। उसके बीच की स्पेसिंग क्या रखा जाएगा, स्पेसिंग जो स्पेसिंग रखी जाएगी वो 0.75D या तो 300 mm या तो जो भी स्पेसिंग आई आपने निकाला, इन तीनों में जो भी आपने स्पेसिंग फार्मूले से निकाला, अभी फार्मूला आगे डिस्कस करेंगे, या वो या 0.75D, डी क्या है इफेक्टिव डेप्थ है, या 300, इन तीनों में जो कम होगा विच इज लेस। ठीक है, इन तीनों में जो कम होगा वही स्पेसिंग ले लीजिए। स्पेसिंग को यस से डिनोट करते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मज़ा आ रहा हो पढ़ने में तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना या सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, अब वर्टिकल के बाद अगर आप इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड रेनफोर्समेंट डाल रहे हो, इंक्लाइंड रेनफोर्समेंट डाल रहे हो, तो इसके लिए जो स्पेसिंग रखी जाती है वो डी रखा जाता है। यहाँ पे 0.75D था, यहाँ पे डी था स्पेसिंग, डी अथवा 300 mm, ये हो जाता है स्पेसिंग। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यही माना कि स्टैंडर्ड डिफरेंस है। लेकिन हम ज़्यादातर रेनफोर्समेंट कौन सी प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप्स प्रोवाइड करते हैं, इंक्लाइन बहुत कम प्रोवाइड किया जाता है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं कोडल प्रोविजन। क्या पढ़ते हैं, कोडल प्रोविजन। कोडल प्रोविजन इन शियर रेनफोर्समेंट, IS 456/2000। ठीक है, तो कोडल प्रोविजन में क्या पढ़ना है, स्टेप नंबर फर्स्ट अपने पास है। स्टेप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले निकालना है नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ यू। नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ यू निकालना है, किसके लिए, सिंगली बीम के लिए। नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ यू क्या है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया। टाउ यू को डिनोट करते हैं V/B/D से। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर mm²। यहाँ पे V क्या है, शियर फोर्स है। BD क्या है, बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया है। टाउ यू यहाँ से सबसे पहले आपको निकालना है। टाउ यू क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ यू। ठीक है, यहाँ पे जो V लिया जाएगा, V बराबर क्या हमने बताया, शियर फोर्स है। यहाँ पे फैक्टर्ड शियर फोर्स लिया जाएगा, फैक्टर्ड शियर फोर्स लिया जाएगा। ये फैक्टर्ड शियर फोर्स क्या है, जैसे कोई एक ये बीम है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे W लोड आ रहा है, आपने शियर फोर्स निकाला कुछ यहाँ पे जैसे 15 न्यूटन पर mm² निकाला, तो लिमिट स्टेट क्या कहता है कि फैक्टर्ड शियर फोर्स निकालने के लिए इसमें 1.5 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 × 1.5, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, शियर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे फैक्टर्ड शियर फोर्स लिया जाएगा, ध्यान रखना इस बात। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमें परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल, इसको किसी से डिनोट करते हैं, इसको PT से डिनोट करते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील को। PT बराबर क्या होता है, ये होता है AST/B/D, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा। यहाँ से हम दूसरे स्टेप में क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने का क्या फ़ायदा है, इसका बेनिफिट ये है कि हम यहाँ से नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो टाउ यू निकाल रहे थे और दूसरे स्टेप में परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल रहे थे, तो तीसरा स्टेप जो निकलेगा हमारे पास परमिसिबल शियर स्ट्रेस निकलेगा। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, कैलकुलेशन
कैलकुलेशन ऑफ परमिसिबल शियर स्ट्रेस, परमिसिबल शियर, इसको डिनोट करते हैं टाउ सी से, ठीक है। परमिसिबल शियर स्ट्रेस, पीछे जो हमने पढ़ा था अभी वो नॉमिनल शियर स्ट्रेस था, उसे टाउ यू से डिनोट किए थे, इसे टाउ सी से डिनोट करेंगे। तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर्म ऑफ दी इज कोड से निकाला जाता है, IS 456/2000। ये टेबल में दिया है, ये डिपेंड किस पर है, डिपेंड अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ स्टील हम पीछे निकाल चुके हैं और ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें पता होता है, क्वेश्चन में दिया रहता है। तो इसके आधार पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाउ सी निकालना है। कैसे निकलेगा, ये टेबल की मदद से, ये टेबल आपको IS कोड में मिल जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रेड दे रखा है, देखो हमने क्या एक टेबल बना दिया है। जैसे मान लेते हैं ये M15 ग्रेड है, यहाँ पे M20 ग्रेड है, फिर इसके बाद M25 ग्रेड है, फिर इसके बाद M30 ग्रेड, फिर M35 ग्रेड। इस तरह से नंबर ऑफ ग्रेड दिया है। यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया है AST/BD × 100, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टील है। तो जैसे परसेंटेज ऑफ स्टील आपने PT लिमिट क्वेश्चन में दे रखा है, इसको परसेंटेज निकाला 0.20 आ गया आपका आंसर, और ग्रेड दिया है M20, तो इसके लिए जो वैल्यू है इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस टेबल की मदद से क्या निकल जाएगा अपने पास, टाउ सी। ये कौन से स्टेप में था, स्टेप नंबर 3 में। तो 3 स्टेप का कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। तो स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, देखो स्टेप नंबर 3 का कैलकुलेशन होगा, स्टेप नंबर 4 पे आपको क्या करना है, चौथे स्टेप में कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस निकालना है। क्या, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस क्या होता है, टाउ सी मैक्स, इसको डिनोट किया जाता है टाउ सी मैक्स से, ठीक। इसकी यूनिट होती है Nm/mm²। ये किस पर डिपेंड है, इट इज ओनली फॉर डिपेंड अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, पर डिपेंड करता है। तो हमने 4 स्टेप सीखा आज। ये कैसे निकलेगा, ये भी आपके पास IS कोड IS 456/2000 में टेबल में गिवन रहता है। इधर देखो क्या रहता है, M20, इधर रहते हैं अपने पास ग्रेड, इधर रहता है टाउ सी मैक्स। इस तरह से एक टेबल बनी होगी, M15, M20, M25, M30, M35, इस तरह से आपको ग्रेड दिया रहेगा और यहाँ पे टाउ सी मैक्स की वैल्यू दिया रहेगा 2.5, 2.8, 3.1, 3.5, 3.7। इस तरह से ये टेबल के आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, टाउ सी मैक्स निकाल सकते हैं। कितने स्टेप में, चौथे स्टेप में, ठीक है। तो अच्छा, जैसे क्या है, एग्जामिनेशन में अगर टाइम ना मिले तो क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ टाउ सी मैक्स निकालने का, इसको निकाला जाता है 0.63 √FCK से। अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो टाउ सी मैक्स आसानी से निकाला जा सकता है। ये जो मैनिपुलेशन वैल्यू आती है टाउ सी मैक्स, इन सब के लगभग बराबर आती है, तो इसके आधार पर भी आप निकाल सकते हो। लेकिन ये कोडल फार्मूला नहीं है, ये कोड में फार्मूला नहीं दिया गया है। ये कहाँ से आया फार्मूला, ये एक्सपीरियंस और न्यूमेरिकल लगाने के बेस पे आया है। 4 स्टेप हमने सीखा है इस वीडियो में। कंडीशन क्या होती है, इन सब का कंपेयर क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अगले वीडियो में हम इसका डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इसको आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशन और कैसे शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके।